हेलो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं यह वीडियो जो है कक्षा 10 के बच्चों के लिए एक मॉडल पेपर की तरह प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, पहला आपको क्वेश्चन दिया गया है कि यदि सेक थीटा बराबर 5/4 हो तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सेक थीटा का मान जो होता है वो कर्ण बटा में आधार होता है। एक फिगर बना लेंगे, कर्ण का मान 5 कर देंगे और आधार का मान 4 कर देंगे। उसके बाद दोस्तों, इसमें पाइथागोरस का प्रमेय द्वारा आप इस लंब का मान निकाल लेंगे। तो देखिए, जैसा कि लिखा गया है कि AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। AC का मान 5 था, 5 का वर्ग कर दिया गया। AB का मान 4 था, 4 का वर्ग कर दिया गया। BC का वर्ग हो गया। अंत में आपको BC का मान जो है 3 दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपने इस त्रिभुज के लंब का माप पता कर लिया। आगे है दोस्तों tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। आप देख रहे हैं कि लंब 3 है और आधार 4 है, इसलिए tan थीटा का मान 3/4 हो जाएगा। लेकिन आपको मान किसका निकालना था दोस्तों? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान आपको निकालना था, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और tan थीटा का मान आपको पता है कि लंब बटा में आधार होता है, यानी 3/4 का वर्ग कर दिया गया। अब उसके बाद 3 के 9 हो गया, 4 चौके 16। अब इस चीज़ को हल किया गया है दोस्तों। तो आगे जैसा कि आप देख रहे हैं, लॉसर लेकर के हल किया गया। लॉसर लेने पर आपको पता है कि 16 ऋण 9 अपान 16 यानी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान जो होता है वह 7/16 प्राप्त हुआ। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया गया था। देखिए, क्वेश्चन दिख रहा है आपको। दूसरा क्वेश्चन आपका था कि यदि tan a बराबर करड़ी में 2 माइनस 1 हो तो सिद्ध कीजिए कि cot a बराबर करड़ी में 2 प्लस 1 होगा। tan a बराबर करड़ी में 2 माइनस 1 है और काट ए का मान आप जानते हैं कि काट ए जो होता है tan a का उल्टा होता है, यानी काट ए बराबर 1 बटा में tan a, यानी tan n का वैल्यू आपको करड़ी में 2 माइनस 1 रख दिया गया। फिर दोस्तों क्या किया गया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको परमेकरण करना पड़ेगा। यहाँ पे करड़ी में 2 माइनस 1 है, इसलिए ऊपर और नीचे करड़ी में 2 प्लस 1 का मल्टीप्लाई कर दिया गया। ऊपर करड़ी में 2 प्लस 1 हो गया और नीचे आपको दिख रहा है a माइनस बी और a प्लस बी का रूप है, यानी a का वर्ग ऋण b का वर्ग, यानी 2 माइनस 1। इस तरीके से करड़ी में 2 प्लस 1 अपान 2, इस तरीके से कॉट ए का वैल्यू जो है वह करड़ी में 2 प्लस 1 से। अगला प्रश्न आपको दिया गया था पेपर में कि कॉट ए बराबर 12/5 और काट का मान आप जानते हैं आधार बटा में लंब होता है। एक फिगर बना लेंगे जिसमें आधार का मान 12 और लंब का मान 5। इस फिगर में भी, इस समकोण त्रिभुज में भी पाइथागोरस के प्रमेय द्वारा आपको दिखाई दे रहा है कि पाइथागोरस का प्रमेय लगाया गया है और पाइथागोरस के प्रमेय के माध्यम से आपने AC का मान प्राप्त कर लिया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कर्ण है, ये लंब और ये आधार। लंब और आधार के वर्ग का योगफल कर्ण के वर्ग के बराबर होता है, इसलिए पाइथागोरस के प्रमेय के द्वारा हमने कर्ण का मान पता कर लिया। अब हमें जो मान निकालना है दोस्तों वो tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का निकालना है। तो सबसे पहले हमने tan थीटा का मान निकाला लंब बटा में आधार यानी 5/12 और sin थीटा का मान लंब बटा में कर्ण यानी 5/13। यहाँ पे आप दिख रहे हैं कि tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर 5/12 का वर्ग ऋण 5/13 का वर्ग। अब क्या किया गया है, 5/12 का वर्ग आप जानते ही हैं, 5 × 5 = 25, 12 × 144, 5 × 5 = 25, 13 का वर्ग करने पर 169। अब इसको लॉसर के माध्यम से दोस्तों हल किया गया है। लॉसर के माध्यम से हल करने पर आपको पता है दोनों का लॉसर लिया गया है, भाग दिया गया है, ऐसा देख रहे हैं। फिर इसमें से ऐसे कामन करके 25 को कामन करके ऐसे कर दिया गया है। कुल मिला जुला करके दोस्तों tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का जो मान है वह 625/24,336 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने आपको दिया था, चौथा क्वेश्चन, कि यदि tan थीटा बराबर करड़ी में 2 हो तो cos थीटा का मान ज्ञात करना है। दोस्तों, अगर tan थीटा का मान करड़ी में 3 है तो tan थीटा बराबर हम देखेंगे कि करड़ी में 3 जो है वो tan के किस अंश का मान है। तो आपको पता है करड़ी में 3 जो होता है tan 60 अंश का मान होता है, इसलिए tan थीटा बराबर tan 60 अंश, इसलिए थीटा बराबर 60 अंश हो जाएगा। इसलिए cos थीटा का जो मान होगा वो थीटा का वैल्यू रखने पर cos 60 अंश होगा, यानी 1/2। अगला प्रश्न था आपके सामने, 2 sin स्क्वायर 30 अंश इंटू tan 60 अंश ऋण 3 cos स्क्वायर 60 अंश और सेक स्क्वायर 30 अंश। इसमें कुछ करना नहीं था, केवल अंश के मान को हमको रखना था। इसलिए 2 गुणते sin 30 अंश का मान 1/2 होता है, वर्ग कर दिया गया है, और tan 60 अंश का मान √3 होता है, √3 रख दिया गया है। उसी तरीके से cos 60 अंश का मान जो होता है 1/2 होता है, वर्ग कर दिया गया है। सेक
30 अंश का मान जो होता है 2 करड़ी में 3। आप देख रहे हैं कि इसको हल किया गया है 1/4 हो गया, करड़ी में 3 हो गया, 3 हो गया, 1/4 हो गया, 4/3 हो गया। देखिए यहाँ 4 से कटेगा, 3 से कटेगा तो बचेगा यहाँ पे 1। इस पक्ष में 2 दूना के 4 कर दिया गया है यानी 3/2 हो गया, ऋण 1 हो जाएगा। अब क्या किया गया है, लौसा लिया गया है। इस 1 के बटा में आप 1 लिख सकते हैं और लिखने के बाद 2 और 1 का एलसीएम आप देख रहे हैं 2 लिया गया है, भाग दिया गया, करड़ी में 3 -2/2। इस तरीके से इसका जो मान जो होगा करड़ी में 3 -2/2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया गया था आपको कि बिंदुओं 2 और y तथा 5 और 6 के बीच की दूरी अगर 5 मात्रक हो तो y का मान बताओ। ठीक है दोस्तों, आपको बताया गया था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है कि x2 - x1 प्लस y2 - y1। इस तरीके से यहाँ पे मान हमने रख दिया है। ये 2 और y पहला बिंदु और ये दूसरा बिंदु है, इसलिए यह x1 y1 और ये x2 y2 है। ठीक है, इस तरीके से सब कुछ रखा गया है यानी 5 - 2 यानी x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 यानी 6 - y का वर्ग। इस तरीके से आगे आप देख रहे हैं कि इनके बिंदुओं के बीच की दूरी 5 मात्रक दी हुई थी, इसलिए हमने 5 लिख दिया, बराबर कर दिया रूट के अंदर 3 का वर्ग प्लस 6 - y का वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे दोस्तों तभी ये करनी हटेगी, इसलिए हमने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। 5 का वर्ग कर दिया बराबर एक करनी वाले पद का वर्ग किया। जब इस करनी वाले पद का वर्ग होगा दोस्तों करनी कैंसिल हो जाएगी। अब आगे देख रहे हैं कि 5 × 25 = 25 हो गया, इधर 3 का वर्ग और 6 ऋण y का वर्ग, 3 3 के 9 देख रहे हैं। अब क्या किया गया दोस्तों, ये अचर पद है, इसको इधर पक्षांतर कर दिया गया है यानी 6 ऋण y का वर्ग इक्वल टू 25 - 9 के। अब 25 में से 9 को घटाते हैं 16 हो गया, 6 - y का वर्ग इक्वल टू 16 के, 6 - y बराबर +-16, 6 - y बराबर +-4। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्या किया गया है, हम देख रहे हैं कि हमको 2 ठो चिन्ह प्राप्त हुए हैं, तो एक बार आप धन चिन्ह ले लेंगे और एक बार ऋण चिन्ह को ले लेंगे। तो सबसे पहले धन चिन्ह लिया गया है तो यानी 6 ऋण y बराबर +4 के, इधर पक्षांतर किया गया 6 को, -6 हो जाएगा, +4 - 6 को हर किया गया, -2 माइनस से कैंसिल, एक y का मान 2 आ गया। अगला है ऋण चिन्ह जब लिया गया है तो 6 ऋण y बराबर ऋण 4 के, ऋण y बराबर ऋण 4 ऋण 6, ऋण y बराबर ऋण 10 के, y बराबर 10। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे बिंदु का जो मान होगा उसमें y के जगह पे 2 भी संभव है और 10 भी। अगला प्रश्न दिया गया था आपको कि बिंदुओं 11 और 15 दिए बिंदुओं 15, 5 तथा 9 और 20 को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है। दोस्तों हमने मान रखा है कि माना यह जो बिंदु है जिसका निर्देशांक 11 और 15 है वह इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को m/m1 संबंधी m2 अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है बिंदु 11 और 15 ये विभाजित करने वाला बिंदु है और ये दोनों बिंदु हैं। ठीक है, ये विभाजित करने वाला बिंदु का निर्देशांक 11 और 15 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक यानी बिंदु अगर इसको हम मान लेते हैं, जैसा कि देखिए फिगर में हमने सबको आपको दिखा रखा है, यह A है, यह B है और यह जो बिंदु 11 और 15 दिया गया है उसको हमने उस बिंदु को मान रखा है जो उसको विभाजित कर रहा है और यहाँ पे m1 और m2 रेशियो आपको दिखाया गया है अनुपात में। अब क्या करते हैं दोस्तों, आप सोचेंगे तो इस P के लिए चाहे भुज के माध्यम से चाहे कोटि के माध्यम से आप m1 और m2 का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि हमने बिंदु P के लिए भुज का सूत्र लिखा, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2। x का वैल्यू यानी इस P का भुज का मतलब 11 है और आगे m1 और गुणते x2 का मान आपको यहाँ पर देखिए सब कुछ आपको हमने बता रखा है कि ये दूसरा बिंदु है, इसको हमने इसके निर्देशांक को x2 y2 माना रखा है और यहाँ पे y1 और y2 है। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों हमने मान रखा है बिंदु P के लिए ये जो भुज है 11 रख दिया गया, m1 गुणते x2 का मान 9 दिख रहा है 9 रख दिया गया, m2 गुणते और x1 का मान जो है 15 है अपान m1 और m2। दोस्तों इस तरीके से सब गुणा भाग करते हुए तिर्य गुणा करने के बाद 11 गुणते m1 प्लस m2 है, 9m प्लस 15 m2 है। फिर क्या किया गया है दोस्तों, अक्षांतर पक्षांतर किया गया है। अब क्या किया गया है, यह m1 है, m1 वाले पद को इधर पक्षांतर कर दिया गया है, तो ये 11m1 माइनस 9m2 और इधर 15m2 है और इस 11m2 को उधर पक्षांतर कर दिया गया है। 15 में से 11 गया 4m2 और इधर 11 में से 9 गया 2m1, इसलिए m1 अपान m2 का जो वैल्यू हुआ दोस्तों 4/2 यानी 2 संबंध 1 होगा। ठीक है, अब आप सोचेंगे तो इस तरीके से भी निकाल लेंगे या इस बिंदु के लिए अगर कोटि के माध्यम से निकालेंगे
वाई वाले पद के माध्यम से निकालेंगे तब भी रिजल्ट आपका वही आएगा दोस्तों। यहाँ पर जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, हमने इस बिंदु P के कोटि को लेकर के भी ज्ञात किया है, तो हमें रेशियो सेम प्राप्त हुआ है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं यह बिंदु जो हमारा 11 और 15 है, इन बिंदुओं 15, 5 और 9, 20 को मिलाने वाली रेखा को जब भी विभाजित करेगा तो दो संबंधे 1 के अनुपात में क्या करेगा दोस्तों, विभाजित। अगला प्रश्न आपको दिया गया था कि बिंदुओं ऋण 6 और ऋण 8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। अब जैसा कि आप पता है मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 होता है, इसलिए ऋण 8 और ऋण 6 तथा 0, 0 के बीच की दूरी हमने निकाल रखा है। इस तरीके से दोस्तों रिजल्ट कितना आया है, 12, 11, 10 मात्रक आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला बताया गया था 12 नंबर का सवाल आपको दिया गया था कि बिंदु 2, 3, ऋण 4, 1 तथा 1 और ऋण 1 से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये बिंदु पहला, दूसरा, तीसरा मान लेते हैं। x1 y1 x2 y2 और x3 y3 का मान लगाते हुए इस तरीके से त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है 1/2 कोष्टक के अंदर x1 कोष्टक के अंदर y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस तरीके से इस x1 y1 x2 y2 और x3 y3 का मान रखते हुए लास्ट में पहुंचेंगे दोस्तों, काटते कूटते हुए आपको 11 मात्रा क्या होगा, प्राप्त होगा, और यही आपका उत्तर होगा दोस्तों। एक सवाल आपको दिया गया था कि एक त्रिभुज था ABC, एक त्रिभुज था, A का निर्देशांक 3, 4, B का निर्देशांक ऋण 4, 2 और C का निर्देशांक 7 और 9 था। ठीक है, कह रहा है दोस्तों, सवाल में कहा गया है कि A से इस BC रेखा पर एक माध्यिका खींची गई है, यानी शीर्ष A से BC पर माध्यिका खींची गई है। दोस्तों हमने क्या काम किया कि जब A से BC पर माध्यिका है तो हमने क्या किया, दूसरा फिगर में आप देख रहे हैं कि इस BC का मध्यबिंदु हमने D को प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब इस D को प्राप्त करने के बाद हमें इसी माध्यिका AD की लंबाई ज्ञात करनी थी। D का निर्देशांक निकालने के लिए देख रहे हैं कि यह जो D होगा B और C का मध्यबिंदु होगा, इसलिए ऋण 4 और प्लस 7 को हल करने पर 3/4 और 2 और 9 को जोड़ने पर 11, 11/2। इस तरह से D है जो मध्य बिंदु है BC का, उसका निर्देशांक 3/2 और 11/2 प्राप्त हुआ। इस तरीके से AD की लंबाई निकालने के लिए यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं सब कुछ वही चीज़ हमने जो यहाँ पे बता रखा है, मध्य बिंदु का निर्देशांक यानी D का निर्देशांक पता कर लिया। उसके बाद क्या किया दोस्तों, A से D की दूरी निकाल लिया। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला सूत्र लगाते हुए हमने निकाल रखा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। लास्ट में आपको 18/4 प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, 18/4 अगर प्राप्त होगा तो 18 का खंडन करते हैं तो 2 गुणते 3 अपान 2 गुणते 2, इसका पेयर बन गया है, इसलिए हमको बाहर कर दिया गया 3√2 और अपान 2, यानी 3 कड़ी में 2 अपान 2 मात्रक, यही जो होगी AD की क्या होगी दोस्तों, लंबाई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया था, उस क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमने आपको दे रखा था। दिया गया था कि धरातल पर खड़ी एक मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर अधिक हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है। मीनार की ऊंचाई क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए हमने फिगर बना रखा है, यह जो हमारा AB है इसको हमने क्या मान रखा है, मीनार। यह AB हमारा मीनार है। इस मीनार की छाया जो है 45 मीटर अधिक हो जाती है जब इस मीनार का यह जो छाया है, जिस समय यह x मीटर बनता है उस समय यहाँ पर उन्नयन कोण 60 अंश दिखाया गया है, और यह 60 अंश जैसे ही घट करके 30 अंश होता है इस छाया की लंबाई 45 हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से मैंने इस सवाल का सॉल्यूशन आपको दे रखा है। दोस्तों इसको अच्छी तरीके से आप देख लीजिएगा। इसको पूरा कैलकुलेशन करते हुए आप अगर हल करते हैं तो देखिए लास्ट में आपको H का वैल्यू जो है 38.97 प्राप्त हुआ है। इस तरीके से पूरा सॉल्यूशन जो है हमारा हल होते हुए आपके सामने जो आएगा वह क्या होगा, मीनार की ऊंचाई 38.97 मीटर क्या होगी, प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, और आपके पेपर का लास्ट क्वेश्चन जो था वह हमने यहाँ पर बता रखा है आपको। देखिए जैसा कि दिया हुआ है कि एक मीनार तथा मकान एक ही तल पर खड़े हैं। मीनार की चोटी से मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश हैं। यदि मकान की ऊंचाई जो है 30 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई तथा मकान से मीनार की दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए ये हमारा फिगर है। सबसे पहले हमने AB को मीनार मान रखा है और PQ को मकान मान रखा है। मकान की ऊंचाई 30 मीटर है और हमने इस मीनार की ऊंचाई H मीटर मान रखा है। ठीक है, इस मीनार की चोटी से जब इस मकान की छत को देखा जा रहा है तो अवनमन कोण 30 अंश का प्राप्त हो रहा है। दोस्तों अवनमन कोण तो आपको पता है कि अवनमन कोण यहाँ पे बनेगा। ठीक है,
लेकिन यह रेखा जो होगी इस रेखा के समांतर दिखेगी, इसलिए यहाँ पर बनने वाला अवनमन कोण इसके मान के बराबर होगा। तो इस मीनार के शीर्ष से मकान की चोटी का अवनमन कोण 30 और आधार का 60 अंश है। इस तरीके से दोस्तों ये आपका फिगर बना, और इस फिगर के माध्यम से दोस्तों हमने आपका प्रश्न का सॉल्यूशन दे रखा है। आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा कि आपने गलती कहाँ किया है। ठीक है, ये सब कुछ लिया गया है। तो एक बार हमें त्रिभुज AQB लेना है और एक बार APC लेना है, उसके माध्यम से हम हल करेंगे। तो अंत में पूरा जो हमारा कैलकुलेशन होगा वह लास्ट में पहुँचते पहुँचते आपके सामने जो होगा वह आपको प्राप्त होगा कि मीनार की जो ऊंचाई होगी वह 45 मीटर प्राप्त होगी, और जो यह मकान है इस मकान से इस मीनार की जो दूरी होगी वह 15 करड़ी में 3 प्राप्त होगी। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो से आप अपने क्वेश्चन की